नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एवं फील्ड के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ना है। मतलब हमें कोई कंडक्टिंग स्फीयर हमारे पास है और उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है हमें यहाँ पर वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, 3 पॉइंट्स पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो स्फीयर है उसके बाहर कोई पॉइंट लेकर, एक स्फीयर की जो आउटर साइड है उस पर कोई पॉइंट लेकर, और एक इनसाइड स्फीयर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कंडक्टिंग स्फीयर को स्फेरिकल सेल क्यों कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना। स्फेरिकल सेल कुछ इस तरह का होता है, मैं आपको बताऊं। ये अगर स्फीयर है इसको आप स्फेरिकल सेल कहेंगे। मतलब कि इस जगह पे चार्ज है और बीच में कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे जीरो चार्ज है, तो ये बना स्फेरिकल सेल। इसको स्फेरिकल सेल का मतलब कि आउटर सरफेस पर तो चार्ज है लेकिन इनसाइड द स्फीयर कोई चार्ज नहीं है, इसे कहा गया स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब स्फेरिकल सेल क्यों होता है? कोई भी कंडक्टिंग अगर आप शीट लेंगे, कोई भी कंडक्टिंग अगर आप शीट लेंगे, जैसे आपने यहाँ पे ये स्फीयर लिया, ठीक है, तो और आपने इसको कोई चार्ज दिया, ये स्फीयर आपने लिया और इस स्फीयर पर आपने कोई भी चार्ज लिया। कब? जब ये कंडक्टिंग मेटल का बना हुआ स्फीयर है। ठीक है, कंडक्टिंग मेटल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है, कॉपर, किसी भी कंडक्टिंग अगर मटेरियल का बना हुआ ये स्फीयर है और आप इस पर चार्ज देंगे तो ये कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर आ जाएगा। चार्ज मटेरियल की आउटर सरफेस पर आ जाएगा और इनसाइड द मटेरियल चार्ज जीरो होगा। ठीक है, तो हम पहले कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आज के लेक्चर में निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो शुरू करते हैं हम डेरिवेशन। हर बार की तरह मैं बिल्कुल पहले पॉइंट से, जिस तरह से आपको अपने एग्जाम में लिखना है वहीं से शुरू करता हूँ। ये कि हमने एक रेडियस लिया है, वो स्फीयर लिया है जिसकी रेडियस है r। ठीक है, लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर a sphere of radius r, a conducting, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि वी नो कंडक्टिंग स्फीयर ऑल चार्जेस मूव टू द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। ये हम नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे, अभी के लिए सिर्फ आप इन्हें लिख दीजिए, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया हम लोग 3 केस में यहाँ पे इसकी बात करेंगे। सबसे पहले केस के बारे में जब मैं लिखता हूँ, केस फर्स्ट, ठीक, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को EF लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। ठीक, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस शेल के बाहर कोई पॉइंट है P पॉइंट, उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई P पॉइंट है यहाँ पे और इस P पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर। ठीक, तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ रहे हैं तो ये बात तो एकदम क्लियर है कि हमें यहाँ पर गॉस लॉ का यूज करना है। इसमें कोई परेशानी? करना क्या है कि P पॉइंट से पास होते हुए
हमें गॉसियन सरफेस बनानी है। गॉसियन सरफेस हम ऐसी सरफेस बनाएंगे जो इजीली, जिसके हमें एरिया वॉल्यूम के बारे में पता हो। तो बेस्ट जो होगा इस सिनेरियो में हमारे पास वो स्फेयर ही होगा कि हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लेते हैं और इसकी रेडियस को हम लोग नाम दे देते हैं r। ठीक है, कोई परेशानी यहां तक? अब इसको राइट डाउन कर लेते हैं। हमने क्या लिखा है? लेट अस कंसीडर point P outside the conducting spherical shell। ठीक है, ड्रॉ आ imaginary Gaussian surface of radius r passing through point P। ठीक है, ये हमने पूरी लैंग्वेज लिख दी है जो आपको एज इट इज एग्जाम में अपने कॉपी करनी है। इसको मैं हल्का सा ऊपर कर देता हूं। तो यहाँ पे हमें पता है, वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। डी फाइव इज इक्वल्स टू ई डॉट डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाइव इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड होगी। ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने, मैं लिख देता हूं, हमने यहाँ पे क्यू चार्ज लिया है। ठीक है, ये क्यू चार्ज हमने इस स्फेरिकल सेल को दिया है, या ऐसा बोल दीजिए इस स्फीयर को क्यू चार्ज हम लोगों ने दिया है, और चार्ज देने के बाद हम लोग इसको स्फेरिकल सेल बोल सकते हैं, क्योंकि क्यू चार्ज जो भी हमने कंडक्टिंग स्फीयर को दिया है वो कंडक्टिंग जो प्रॉपर्टी है उसके कारण पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो भी चार्ज हमने दिया है वो आउटसाइड सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने दिया है तो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो सब जगह है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी पॉइंट पर भी होगी इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर जो है वो भी होगा इसी डायरेक्शन में, डी ए। क्या यहाँ पे हम एक छोटा सा, सॉरी यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे हम लोग, छोटा सा जो गॉसियन सरफेस पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम करेंगे हम लोग गॉसियन सरफेस पे। ठीक है, गॉसियन सरफेस पे हमने एक छोटा सा एरिया वेक्टर काट लिया है, वो सॉरी एरिया काट लिया है। हम क्या करेंगे कि हम इस पूरी सरफेस पे जगह जगह पे छोटे 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 एरिया को काट लेंगे, और उसके बाद हम इस डीए का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो इंटीग्रेशन होगा पूरी गॉसियन सरफेस का। ये क्या है? ये है गॉसियन सरफेस। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो गॉसियन सरफेस पर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने छोटा सा जो डीए जो माना है एरिया, इसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। ठीक, जो फर्स्ट लेक्चर से इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस एंड फील्ड के पढ़ता आ रहा है उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्यों डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन
एक जगह क्यों रखी है और क्यों थीटा 0 हुआ है। ठीक, इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन डी फाइव इंटीग्रेशन डी ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होती है, 1। चलो नेक्स्ट लाइन में हम लोग फाइव लिख देंगे। तो ई यहाँ पे चार्ज जब रखा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की रेडियस तो सेम है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो तो हर पॉइंट पे सेम है ना। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब जो मेरे पास स्फेयर था और गोशन सरफेस था, ठीक है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये तो हर जगह सेम है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैं ई को बाहर निकाल लेता हूँ और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, मैं डी फाइव को लिख देता हूँ 5, ई को ई, और ये आपके पास आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। मतलब ये जो पूरी आउटर सरफेस आपके पास है, जो आपके पास पूरी आउटर सरफेस है, ये वाली गॉसियन सरफेस, ये आप जो भी लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं, जो एरिया ले रहे हैं, वो हम लोग गॉसियन सरफेस का लेते हैं। फ्लक्स जो है वो हम लोग गॉसियन सरफेस का लेते हैं। ठीक, तो गॉसियन सरफेस क्या है, ये बाहर वाली। तो इसका एरिया क्या होगा भाई, है तो ये भी स्फेयर ही, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया मैं बात कर रहा हूं एरिया की, 4πr²। यहां तक कोई परेशानी किसी को हो तो बताओ। फाइव इज इक्वल्स टू ई 4πr²। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है अभी के लिए। ठीक, और फिर हमें पता है क्या, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होती है, फाई की वैल्यू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 दे दूं, या हम बोल सकते हैं कि हम फाई को इक्वल रख दे रहे हैं, लेकिन हम लोग इक्वेशन 1 और 2 नाम दे रहे हैं ताकि इजी रहे एग्जामिनर को समझने के लिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फाई फाई इक्वल ही होगा भाई, फ्लक्स तो गॉसियन सरफेस का इक्वल ही होगा। एक हमने ट्रेडिशनल मेथड से निकाल दिया है, एक हमने गॉस का फॉर्मूला यूज करके निकाल दिया है। तो यहाँ पर E डॉट 4πr² इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, E इज इक्वल्स टू 1/4πr² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। ये आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गया है आउटसाइड द सेल। इसको हम k भी लिख सकते हैं, इसको हम k भी लिख सकते हैं, 1/4π को q अपॉन r²। आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है। ठीक है, अब इसमें जो एक चीज आपको समझ में आई होगी, मैं लिख देना चाहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि जब इस डेरिवेशन को आप इतना सोल्व कर लेते हैं तो उसके बाद ये वाली लाइन लिखिएगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय a sphere for outside is same as electric field placed at center, electric field produced by a sphere for outside is same as electric field produced by point charge placed at the center of sphere।
मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जब आप इसको बाहर से देखेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा कि ये जो पूरा चार्ज स्फीयर में जो हमें दिखा है कि वो कुछ एक पॉइंट चार्ज, जो क्यू है ये एक पॉइंट चार्ज है और स्फीयर के सेंटर पे रखा है। भाई वही आया है ना, क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो यही आता था 1/4πε0 q/r²। तो यहाँ पे आपकी बुक में ये बात साफ साफ बताई गई है कि ये उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जितना एक पॉइंट चार्ज करता है। या इस तरह से समझ लीजिए कि ये इस तरह से लग रहा है कि स्फेयर के सेंटर का पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ये आपका हो गया है आउटसाइड के लिए। ठीक, जब आप निकालेंगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं क्योंकि इस वाले में कुछ करना नहीं है। सेकंड केस में मैं लिख देता हूं केस सेकंड, केस सेकंड। केस सेकंड क्या है कि जब आप स्फीयर के सरफेस पर, स्फीयर के सरफेस पर जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पे r इज हो जाएगी r। जब r इज है तो E का जो फॉर्मूला आया था 1/4πε0 q अपॉन जो स्मॉल r था मैं उसको कैपिटल R² लिख देता हूँ। क्यों लिखा है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्यों लिखा है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां पर था, अब आपको कुछ ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है, तो आपको इस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इसके पास पास, या आप ये समझ लीजिए कि जो आपके पास स्फीयर है उसी के ऊपर आप एक गॉसियन सरफेस इस तरह से ड्रॉ कर दिया आपने। ठीक है, तो जब आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो जो रेडियस स्मॉल आर थी गॉसियन सरफेस की और जो कैपिटल आर है वो तो सेम हो गया। तो जब आप पूरा डेरिवेशन सेम करेंगे तो आपकी गॉसियन सरफेस पे जहां स्मॉल आर रख रहे हैं तो वहां पे आप कैपिटल आर भी रख सकते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गॉसियन सरफेस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of a sphere for the Gaussian surface and the given sphere is same। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों के लिए सेम आ जाएगा। इसमें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। अब एक पॉइंट आता है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आपको लगता है कि आपको याद रखना चाहिए रखिएगा, आपको लगता है नहीं याद रखना चाहिए नहीं रखिएगा। चलो उससे पहले मैं आपको थर्ड केस बता देता हूं, तब वो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, केस थर्ड पे हम लोग आते हैं। केस थर्ड, यहां पे आपके पास ये स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर पर ये चार्ज है। अब इसके इनसाइड पे कोई पॉइंट है P, यहाँ, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो R है और यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। थर्ड केस, थर्ड केस क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ठीक, तो सेम जैसे आपने पहले किया था, यहाँ पे आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो इसकी रेडियस है इसको हम लोग R मान लेंगे, जैसे हमने अभी पीछे भी माना है R। इस पर एक छोटा सा एरिया काट लेंगे dA। तो यहां पर जो आपने dA काटा है
इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी डी। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। मैंने जैसे ही आपको जब बताया कि कंडक्टिंग स्फीयर को स्फेरिकल सेल क्यों कहा जाता है, तो वहां पर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जब हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उस मटेरियल के आउटर सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और कंडक्टिंग शीट के अंदर जो चार्ज है वो है जीरो। तो जब यहाँ पर चार्ज ही जीरो है तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली जीरो होगा। जब आप गॉसियन सरफेस का यूज करके फ्लक्स निकालेंगे वो क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन क्या है, जीरो। तो यहाँ पर क्या है, जब फ्लक्स जीरो है और आप जब आपने निकाला था ई 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे जीरो के तो ई क्या आ जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग spherical cell is always जीरो। क्यों जीरो हुआ है मैं एक बार फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर आपको ये ई डॉट 4 पाई स्क्वायर क्यों आया, ये सबको अभी हमने फर्स्ट केस में समझाया था। वो हर किसी के लिए सेम रहना है लास्ट तक। जब आप इसका नेक्स्ट वीडियो में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ये ई डॉट 4 पाई स्क्वायर इसी तरह से निकालना है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस होंगे जब आप गोश का लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्यू इन की वैल्यू क्या है, जीरो। जब आप यहाँ पे जीरो रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये तीन केस, ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक चीज आपको जाननी है, अगर मैं बात करूं तीन केस, ठीक है, केस फर्स्ट में क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर। केस सेकंड में क्या आया, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और केस थर्ड में क्या आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर आउटसाइड था तो जो गॉसियन सरफेस जो आपने बनाया था उसकी रेडियस बड़ी थी गिवन स्फीयर से, यहाँ पर रेडियस सेम थी, और यहाँ पर गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो छोटी थी आपके गिवन स्फीयर से। ये तीन केस थे। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी अगर नजर आ रही हो। ठीक, अब इसमें हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं हम। आइए, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरफ है गॉसियन सरफेस की रेडियस। ठीक, तो जब तक जो रेडियस है वो छोटी है किससे, गिवन स्फीयर से, फिर एक पॉइंट यहाँ पे आके r इज इक्वल्स टू हुई r, और इस वाले पॉइंट पे हम लोगों ने माना कि अब कैपिटल R बड़ी हुई है, सॉरी स्मॉल r बड़ा हो गया है, यानी कि गॉसियन सरफेस की रेडियस ज्यादा हो गई है। किससे ज्यादा हो गई है, आपके गिवन स्फीयर की रेडियस से। ठीक, तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस है, जब r छोटी है r से, e है जीरो, मतलब यहाँ पर E आएगा आपका, ये E आएगा जीरो, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक, फिर जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां r इज इक्वल्स टू r है, तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो है k क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, और जैसे ही आप थर्ड केस में आएंगे तो यहाँ पे क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगी
वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, यही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना हो सकता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना ही आया है। लेकिन जैसे जैसे हम आर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए बनता है। ठीक, अब इसमें एक चीज जो मैंने आपसे बोली थी कि मैं आपको बताऊंगा, अब से पहले जो बच्चे रिवीजन करके आए हैं उनको दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट के लिए निकाला था, तो वहां पे जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने दी थी वो दी थी किसमें, शीट के लिए सिग्मा की फॉर्म में, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, उसी फॉर्म में हमने दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर जब हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, जब हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए निकाल रहे थे, तब हम लोगों ने जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था वो हमने बताया था लैम्डा की फॉर्म में। लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लैम्डा, सिग्मा और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर किसी को यह है कि नहीं हमें उसी फॉर्म में बताना है, तो देखिए मैं आपको बताऊं, यहां पे आपका ये एक स्फीयर था जिस पर ये चार्ज था, क्योंकि फर्स्ट केस के बारे में बताने में सफिशिएंट है और बाकी केस में कुछ ऐसा बताने के लिए है नहीं। ठीक, इसके बाद आपने ये एक गॉसियन सरफेस बनाई, यहां तक कोई दिक्कत। तो जो चार्ज है वो केवल इस शेल में है, पूरी शीट पर तो चार्ज है नहीं, क्योंकि ये बात हम समझा चुके हैं कि जो भी कंडक्टिंग शीट होती है उस पर चार्ज आउटर सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब आइए मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, तो जब आप इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे, क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, क्योंकि मेरे पास इस एरिया पर कितना चार्ज है, आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई बॉल है और आपने उसमें चार्ज दिया है, तो जो चार्ज की आउटर सरफेस है, केवल जो आपकी बॉल की आउटर सरफेस है चार्ज उसी में है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज नहीं है, वॉल्यूम खाली है। ये चीज हमने थर्ड केस में देखी भी है, इसीलिए ये केस मैं आपको बाद में बताने के लिए आया हूँ। यहाँ पे चार्ज है केवल आउटर सरफेस पर। तो अगर मैं मुझे यहाँ पर लैम्डा, सिग्मा या रो की फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो, तो सबसे पहले जो आपको जानना है, यहाँ पर आप सिग्मा यूज करेंगे, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। क्यों चार्ज पर यूनिट एरिया आप लोग यूज कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया क्यों हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है पर चार्ज है, आउटर सरफेस पर चार्ज है, पूरे वॉल्यूम पर चार्ज नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया हम लोगों को पता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, सिग्मा क्यू इन बाई ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर आप कैपिटल आर ले रहे हैं क्योंकि यहां पर हमें गॉसियन सरफेस से कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरी बात समझिए। यहां पर हमें गॉसियन सरफेस से हम लोग निकाल रहे हैं कि जो हमारे पास गिवन स्फीयर है उसके आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकाल लेंगे कि चार्ज पर यूनिट एरिया पर कितना है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया पर कितना है, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कितना चार्ज इस पूरे स्फीयर की आउटर सरफेस पर होगा। तो हम कैपिटल आर यूज करेंगे। दो चीजें ध्यान रखने की है कि हम यहाँ सिग्मा यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एरिया। क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज आउटर सरफेस पे है, पूरे वॉल्यूम पर नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पर आप जो निकाल रहे हैं ना एरिया, वो आप गिवन
स्फेयर के लिए निकाल रहे हैं, गोस का कोई भी लेना देना नहीं है गॉसियन सरफेस जो आपने बनाई थी, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं कि वैल्यू ऑफ क्यू इन क्या होगी, सिग्मा डॉट 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। तो जब आप गॉसियन सरफेस, अब आप जब गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस के लिए जब आप लिखेंगे फाई क्या, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, आप बताइए गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको मुझे कंपेयर कराना है किससे, ई 4 पाई r स्क्वायर। गॉसियन सरफेस में जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने ट्रेडिशनल मेथड से निकाला, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जब हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर चार्ज कितना है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो पूरे एरिया पर कितना चार्ज है वो निकालने के लिए, चार्ज पर यूनिट एरिया, हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया निकालने के लिए जो हमारे पास टोटल चार्ज है उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू आएगी क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर। ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है वो हमने निकाली है इन टर्म्स ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया पर कितना होगा। जैसे ही हमें ये पता लग जाएगा कि यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है, वैसे ही हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता लग जाएगा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी हो सकता है कि न्यूमेरिकल मिले, वरना जनरली आपका जो डेरिवेशन है वो जो मैंने कराया ऊपर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए और आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट के लिए निकाल रहे थे, तब हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली थी वो लैम्डा सिग्मा के फॉर्म में निकाली थी। वहां पर लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब बात आती है रो, रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वो जब इसका आप दूसरा वीडियो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जहां पर हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर आपको रो का यूज देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका चैप्टर फर्स्ट में सिर्फ एक लेक्चर और बचता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को एक एक करके सोल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में पढ़ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।